मुझे वायरस के बारे में बता दीजिए, किसी ने वायरस जो वर्ड कहा था वो क्या होता है? वायरस क्या होता है? जो हमारे सिस्टम को हैक करता है, एक प्रकार का बीमारी। एक प्रकार की बीमारी। वायरस का मतलब विषाणु होता है जो हमारी फाइल में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे अपना डेवलप करता है और हमारी पूरी फाइल को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल ठीक के आसपास है। बढ़ जाइए। इन्होंने कहा, और मुझे उसका जो कहा वो वैसे ठीक है, शाब्दिक अर्थ में ठीक है। वो विषाणु है जो मेरी फाइल तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद मेरी फाइल को खराब कर सकता है। और उस विषाणु को बताएंगे कंप्यूटर में विषाणु कैसे पहुंचा? ठीक ठीक सोच के बताइएगा। मेरे माध्यम से जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, जो सोच रहा है वो बोले। जिसको एग्जैक्ट पता है वो ना बोले, सो दैट हम सोच सकें। पर कैसे पहुंचता है वो विषाणु? कंप्यूटर में कैसे पहुंचा? कंप्यूटर में विषाणु का क्या मतलब हुआ? नेट के माध्यम। आपको मालूम है? नेट के माध्यम से। नेट के माध्यम से तो पहुंचा, पर है क्या वो चीज? किसी ने हाथ बढ़ा गया था पीछे से। है वो क्या चीज? वो विषाणु क्या है? वायरस। वायरस विषाणु है, विषाणु वायरस है, ये समझ गए। पर वो है क्या? एक प्रकार का मान ले वो रोग है, जैसे कि आज हमें कहीं जाते हैं तो हमें डेंगू। सॉफ्टवेयर में बताइए रोग। मतलब मुझे तो जब मेरा गला खराब है तो मुझे पक्का कोई विषाणु है, ठीक है, तो मैं समझा सकता हूँ, डॉक्टर समझ सकता है, मैं दवा ले लूंगा ठीक हो जाऊंगा शायद। पर कंप्यूटर में क्या कैसे विषाणु चला गया? कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर सी चीज है, मतलब उसमें विषाणु सॉफ्टवेयर और उसमें कैसे जाएगा? मेमोरी कार्ड से जाता है। ठीक है, मैं उसको वापस कोशिश करता हूँ उसको वापस देने की। शायद आप लोग मतलब फ्रेम कर गए होंगे लेकिन उसको बोल नहीं पाएंगे उस तरह से, या बोल नहीं रहे हैं उस तरह से। विषाणु, हाँ जी। वायरस किस तरह पे एंटर हो रहा है वही पूछ रहे हैं सर। वायरस क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, वायरस कंप्यूटर की दुनिया में या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो वायरस भी एक तरह का क्या होना चाहिए फिर? ठीक है, हार्डवेयर होता तो दिखता है, राइट? वायरस आता, टकराता, मेरे कंप्यूटर से लगता, आवाज आती। हार्डवेयर नहीं है तो क्या है? सॉफ्टवेयर। खत्म हो गई कहानी, इतना सा। हार्डवेयर नहीं था वो, वायरस तो क्या था? सॉफ्टवेयर। अब कैसा सॉफ्टवेयर? जनरली क्या करते हैं, आप फाइल बनाते हैं तो फाइल का नाम डालते हैं, सेव करते हैं, दिखती है। आप जब विंडोज एक्सप्लोरर में जाते हैं तो लिस्ट ऑफ फाइल्स जो बनाई हैं आपने दिखती हैं। कंप्यूटर में क्या है? दिखता है। आपने गाना नेट से डाउनलोड किया तो दिखता है, मूवीज डाउनलोड की तो दिखती हैं, नहीं करनी चाहिए पर दिखती हैं, ठीक है। और जब दिखती हैं तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिनके अच्छे फाइल नेम वगैरह हैं। पर वायरस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे से पीस होते हैं कोड के, जो असल फाइल नेम वगैरह नहीं दिखते हैं कहीं भी। आपने कोई गाना डाउनलोड किया, कोई पिक्चर डाउनलोड की, किसी के यहाँ से और मेमोरी स्टिक ले आए, मेमोरी स्टिक की बात की थी आपने, कहीं यहाँ से मेमोरी स्टिक ले आए, उसमें कुछ गाने हैं, इन सब चीज़ों में वो छोटा सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ होगा। वो क्या करेगा? अपने आप को आपके सिस्टम में कॉपी कर देगा, गाने के पीछे चिपक के आ जाएगा, गाना खत्म हो जाएगा, शाहरुख खान जब नाच चुके होंगे तो वो गाना नाचेगा, वो वायरस नाचेगा, ठीक है। वो वायरस आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा। और वो अब कई तरह के वायरस बनाए जाते हैं। फाइल खराब करने वाला, जैसा आपने कहा, फाइल खराब कर सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि किसी खास दिन पे आपके सब दोस्तों को मेल कर दे कि मेरी शादी हो रही है, या ये तो आपके बिजनेस पार्टनर को मेल कर दे कि ये मेरे एड्रेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं चाहते हैं भेजना, वगैरह वगैरह। हो सकता है आपकी पूरी हार्ड डिस्क क्रैश करे। वायरस अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं, वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर वो हार्डवेयर नहीं था तो वो क्या था? वो सॉफ्टवेयर था। और एंटीवायरस क्या होता होगा? सुरक्षा करना कैसे करता वो? और वो क्या होता होगा? एंटीवायरस क्या होता होगा? सॉफ्टवेयर होता होगा जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर को पहचान जाता है जिसका फाइल नेम नहीं दिख रहा है, जो चुपचाप बैठा है, जिसका एक पैटर्न है, और उनको क्या करना चाहिए? उसे डिलीट हटा देने को भी समझिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो क्या कह रहे हैं, उसको डिलीट कर दीजिए, उसके इम्पैक्ट को खत्म। कई तरह के हमले हो सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे नेट से। वायरस या वॉर्म्स एक ही तरह की बातें हैं। वो ट्रोजन हॉर्सेस वो होते हैं जो आपके पास कोई एक सामने तो कुछ और आया, एडवर्टीजमेंट आई या कुछ और आया, लेकिन उसके पीछे कुछ और ऐसा कोड था जो अगेन वायरस की तरह से आपके पास आ गया। तो एंड में वायरस ही है, तो उसको वायरस समझ जाएंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और खतरा है जिससे आपको बचना है, उसके बाद फिर हम उपायों पे जाएंगे। एक छोटा सा और खतरा, आपके पास मेल्स कौन कौन एक्सेस कर चुका है? ईमेल वगैरह 1 2 3 4 5 10 15 20 ईमेल्स में कभी ऐसी ईमेल्स आती हैं जो कहती हैं कि
ये वाली ईमेल आपके बैंक से आई है या आप अपनी डिटेल दे दीजिए और फिर उसके बाद हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देंगे वगैरह वगैरह, या आपके लिए कुछ फ्री आया है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो हम उसको हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। इस सबको फिशिंग कहा जाता है, मछली की तरह से आपको पकड़ना कहा जाएगा, जहाँ वो जाल फैला रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखिए, कभी भी जब आप मेल पढ़ें और मेल के अंदर में ये लिखा हो कि अपने बारे में जानकारी दीजिए, और वो जानकारी जो गोपनीयता में चली जाती है, जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक करती है, अगर इस चीज पे हमला हो रहा है तो प्लीज वहां ना जाएं, किसी भी हाल में ना बताएं। फोन करके वैलिडेट करें, बात करें, समझें उस चीज को, फिजिकली जाके मिले, लेकिन कभी भी ईमेल पर अपने बारे में की जानकारी किसी भी तरह के उसमें ना दें। मैं उस पर आऊंगा अभी थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। और एक होता है वर्ड स्पैमिंग, स्पैम करना, यानी बहुत सारी जानकारी उस बंदे के सिर पे थोप देना, पूरी उड़ेल देना, जानकारी कह लीजिए या फिर इंफॉर्मेशन का, या ईमेल्स कह लीजिए। आपके पास ईमेल्स आती होंगी कि अगर आपने ये ईमेल 15 लोगों को नहीं भेजी तो कुछ दिन में आपको क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता होगा नहीं होता होगा, नहीं होता होगा पक्का। और किस किस ने फॉरवर्ड किए फिर आज तक ऐसी मेलें? तो एक किए हैं, 2 लोगों ने की हैं। ये डर लगता है, पता है, जब ऐसी आती है तो लगता है जब नहीं भी होगा तो भी कर दूं, 10 लोगों को कर दूं, क्या, ठीक है। तो मैं ये बताने आया हूँ कि ये कर सकते हैं हम लोग, मैं ये बताने आया हूँ कि बिल्कुल ना करें, ठीक है। ऐसी चीज, इसको स्पैमिंग कहते हैं। आपको नहीं पता चलता है कि मेरे बढ़ाने से क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं, जो बंदा ये ऐसी सर्विसेज दे रहा है ना इंटरनेट पे, उसकी सर्विसेज को ब्लॉक कर देते। इतनी सारी मेल जनरेट होती हैं कि वो सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं, आपका इंटरनेट के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आप हाईवे पे, मतलब आप ये कह दीजिए कि भाई नोएडा वालों को बता दीजिए कि ग्रेटर नोएडा में फ्री के मकान मिल रहे हैं, तो हाईवे का क्या होगा, उसका जाम हो जाएगा, कोई नहीं पहुंचेगा वहां, दंगा हो जाएगा। यही करने की कोशिश है। कोई फ्री मकान नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा मेल भगवान भला नहीं कर रहे, भगवान उन्हीं का भला कर रहे हैं जो मेहनत करके क्लार्क की तरह के बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। भगवान उनका भला कर सकते हैं, उनका नहीं कर सकते जो एक सिस्टम से मेल 15 लोगों को भेजने की। फर्क क्या पड़ा यार, फर्क पड़ा, तो स्पैमिंग से फर्क पड़ा, फिशिंग में आपके जानकारी नहीं होने से फर्क पड़ा। अवेयर हो जाइए, आप लोग इंटरनेट के नेक्स्ट यूजर्स हैं, बड़े यूजर्स होने वाले हैं, तैयार हो जाइए। आप सबको बहुत ध्यान रखना है कि आप स्पैमिंग ना करें और फिशिंग से बचें। हम लोग अब क्लोजर की तरफ है, लॉजिकल क्लोजर ऑफ द थिंग्स। और क्लोजर में बता रहे हैं कि हम कैसे करेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले तैयारी डिफेंस की। पासवर्ड, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? गुप्त होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए? बहुत आसान होना चाहिए ताकि याद आ जाए। यस, नो, ऐसा होना चाहिए जिसको सारे लोग आसानी से खोल ना सके, समझ ना सके, आपको याद रहे, किसी और को समझ में ना आए। अगर मेरा नाम शशि है, अगर मेरा नाम शशि है और मैं अगर लिखूं कि मेरा पासवर्ड है शशि 123, तो आप में से कोई भी अगर मेरे नेट पीस पे जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने जाएगा, तो ऐसा तो अंदाजा मारेगा कि ऐसा कुछ रखा होगा यार इन्होंने। सही बात, ठीक है। अगर मेरा एड्रेस आपको पता होगा कि ये सेक्टर 50 में रहते हैं, किसी को चाहिए बैंक पे जाना है, फलाना जाना है, तो मोटे तौर पे ऐसा कर सकते हैं। मेरी वाइफ का नाम पता हो या मैं किस कंपनी में काम करता हूँ ये पता हो, तो मोटे तौर पे आप आगे पीछे लगा के ट्राई कर सकते हैं कि बंदे ने ऐसे कुछ रखा होगा यार, याद तो रखना है उसे। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसे होने वाला। तो ऐसा नहीं करिए, पासवर्ड ऐसा नहीं रखिए। पासवर्ड ऐसा रखिए जो सिर्फ आप सोच सकते हैं और किसी और को सूझे ही नहीं। आप याद कीजिए कि मेरे को बचपन में एक कोई मैडम थी जो किसी बात पे डांटती थी। हमारे एक टीचर थे जो कहते थे और घिस के लाओ। जब भी हम वो लोहे के पीस पे लगा के ले जाते थे क्लास में, तो सर कहते थे और घिस के लाओ। तो वो एक डायलॉग है, और घिस के लाओ, ठीक है। तो मैं और का ओ लगा लूँ, घिस का जी लगा लूँ और ऐसा कुछ डायलॉग बना लूँ, ऐसा कोई पासवर्ड बना लूँ। अब ये आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने तो बता दिया, पर जनरली आप लोगों को नहीं पता होगा कि यार ये बंदा ऐसे सोचकर ऐसा पासवर्ड रखेगा, ये नहीं मालूम, क्योंकि मेरी लाइफ के बारे में इतने डिटेल आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको तो ध्यान हो, जो आप पे गुजरा हो, जो आपके फेमस हीरो का डायलॉग हो, कुछ और हो, कुछ भी हो,
लेकिन आपके नाम से, पते से, काम से जुड़ा हुआ बिल्कुल ना हो। और जब बना लें पासवर्ड जो थोड़ा टेढ़ा है ऐसा सोचना, तो उसे क्या करें, सबसे पहले पेपर पे लिख के रख लें। कौन कौन पूरा रख लें उसे कभी कहीं ना लिखें, दिमाग में लिखे। दिमाग में लिखें, उसे कभी कहीं ना लिखें। बैंक का वो आता है, कार्ड आता है, उसके साथ एक पिन आती है, ठीक है। पिन को आपने जैसे दूसरा चेंज किया, उसके बाद आपने वहीं लिख लिया कि यार अब याद थोड़ी रहेगा ये, ठीक है। उसको लिख लो, पेपर में डाल लो पर्स में। तो जिस दिन पर्स खोएगा उस दिन कार्ड भी खोएगा और पिन भी खोएगा। पिन भी खोएगा। तो ऑल द बेस्ट है। तो प्लीज ऐसा ना करें। पासवर्ड रखें लेकिन लिखिए नहीं। और कैसा रखें, थोड़ा मुश्किल, आपके लिए आसान, दूसरों के लिए कतई मुश्किल। बैकअप लेते रहे। हमने कहा हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है। आजकल आप लोगों को मालूम होगा एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो ये एडवाइस सबको होगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लें, अपनी हार्ड डिस्क का बैकअप उसमें लेते रहे। और 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको चेक करें, मतलब महीने महीने में उसको चेक कर लें कि वो भी ठीक है कि नहीं है। और जब वो कभी खराब होने लग जाए तो शायद दूसरी ले लें, लेकिन बैकअप लेते रहे। ध्यान रखें, अपने डेटा का बैकअप लेना आपकी जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य में आ रहा है। एंटीवायरस, ऑटोमेटिक अपडेट्स। अगर आपने सॉफ्टवेयर ठीक खरीदा होगा तो आपके पास क्या आता होगा, ऑटो अपडेट आते हैं कि नेक्स्ट वर्जन आ गया है, आप डाउनलोड करना चाहेंगे क्या, ठीक है। और उसको कहते हैं ऑटो अपडेट्स। तो आप ऑटो अपडेट्स लीजिए। वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो उनके अंदर कमजोरियां होती हैं उसको फिक्स करते हैं सॉफ्टवेयर में। विंडोज वाले, वर्ड वाले, ये लोग अपनी अपनी कमजोरियों को फिक्स करके नए नए वर्जन देते रहते हैं। तो अगर आपने सही वर्जन खरीद के अपने सॉफ्टवेयर में डाला होगा, और जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारी ये पूरी की पूरी सुरक्षा, मैंने कहा था कर्तव्य और जिम्मेदारी और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य। कर्तव्यों में सिर्फ सुरक्षा नहीं है, कर्तव्यों में उत्पाद का सही मूल्य देना भी है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमने उसको हाईलाइट नहीं किया अभी, लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्पाद का सही मूल्य देना मेरा कर्तव्य है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में जो आप उत्पाद लें उसकी जो आपको सही कीमत देनी चाहिए वो दें। उठा लेना बहुत आसान है, ध्यान रखिए। नेट से जाते हैं, गाने डाउनलोड करना, मूवी डाउनलोड करना बहुत आसान है, लेकिन ये एक तरह का अहितकारी कर्तव्य काम है ये। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिन लोगों ने वो गाने बनाए हैं, जिन लोगों ने वो मूवीज़ बनाई हैं, या जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सोच के बनाया कि कोई 2-2 रुपये 10 रुपये दे के खरीदेगा तो मुझे आगे फ़ायदा होगा, मैं और नेक्स्ट काम कर पाऊँगा। जैसे जैसे हम उन चीज़ों का पैसा देना कम करते चले जाते हैं और उत्पाद को सीधा मार्केट से उठा लेते हैं जो मुझे इजीली अवेलेबल है, वैसे वैसे उस उत्पाद की जो क्वालिटी है वो क्या होने लगती है, क्योंकि मेरे पास अगली बार मैंने अगर बनाया और मुझे पैसा नहीं मिला ठीक से, तो मैं अगली बार कैसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, आज से खराब, और आज से खराब, और आज से खराब, और आज से खराब, लगातार पतन की तरफ जाएंगे। और उसमें हम थोड़े मोड़े कंट्रीब्यूटर हैं, इस चीज़ को समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चीज़ से कुछ रिवोल्यूशनरी करने की कोशिश करते हैं, पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि समाज के क्वालिटी के पतन में मेरा भी हाथ है कहीं, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा उस तरफ जिम्मेदारी निभाइए। जो चीज़ लें, स्पेशली सॉफ्टवेयर की बातें कर रहे हैं हम, तो सॉफ्टवेयर खरीदें तो खरीदने की कोशिश करें। अगर वो 2000 रुपये का विंडोज़ का वो आ जाता है, 3000 रुपये का सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो लगाएं उस पैसे को, वो वर्थ है। वो वर्थ इसलिए है क्योंकि आपके पास सुविधाएं भी आ रही हैं उससे, आपको एक ऑटोमेटिक अपडेट्स आ रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर कमज़ोर नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कहीं कोई रोकेगा नहीं बीच में आपको, तो ऑटोमेटिक अपडेट्स आपके पास आएंगे। अगर वायरस था तो हमने एंटीवायरस की बात की थी, ये क्लियर है। सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग पे बात आई, बहुत बार हमने कहा हम गए। सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग में 1-2 मिनट और लगाते हैं। कौन कौन बैंक साइट्स पे जाता है, अपनी बैंकिंग साइट पे? आप में से कोई जना बैंकिंग साइट पे जाते हैं, बैंकिंग साइट पे जाते हैं, या किसी भी और इस तरह की साइट पे जाते हैं। अब बैंकिंग साइट पे जब आप जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कहा मैं चीज को नेट पे गया हूँ, कोई भी साइट आई, कैसी भी साइट थी, मैंने उसमें अपना पासवर्ड बेधड़क डाल दिया। क्या ऐसा करना चाहिए या मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए? चेक क्या करना चाहिए? बोला तो बहुत जोर से, पर क्या चेक करना चाहिए? क्या चेक कर लूँ मैं? ऐसा सारी साइट तो एक ही जैसे दिखती है, क्या करूँ? 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप ऊपर जब जाएंगे, कोई भी टॉप पे जो जाते हैं जब आप इंटरनेट पे, तो उसको क्या कहते हैं? जो आप डालते हैं एड्रेस को, उसको क्या कहते हैं? URL किसी ने बोला,
URL। जो आप डालते हैं उस एड्रेस को हम URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL। ठीक है, वो उस साइट का पता है जहां मुझे जाना है। हर साइट शुरू होती है HTTP से, HTTP ये प्रोटोकॉल है। ये वो दो साइट के बीच में आपस में तय नियम है HTTP कि डेटा ऐसे आएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा, इसको ऐसा समझा जाएगा, इसको वापस ऐसे भेजा जाएगा। HTTP ये नियम है बेसिकली। पर सुरक्षित अगर काम करना है, किसी साइट पे सुरक्षित जाना है, तो वो साइट कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रोटोकॉल को यूज करनी चाहिए? HTTPS। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा बोलने बता दीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर, HTTPS। जब आप जाएंगे आपको ऐसा कुछ बहुत नहीं है, सारी साइट लगभग 90% साइट HTTP से खुलेंगी, शुरू होंगी HTTP:/ और उसके आगे एड्रेस। जो सुरक्षित साइट है, जो बैंक की साइट है, वो किससे शुरू होनी चाहिए? HTTPS। ये क्या करती है कि जो आपका डेटा जाता है उसको सुरक्षित करके भेजती है। क्या करके भेजती है? सुरक्षित करके भेजती है। मैंने नंबर लिखा 25, तो वो उसको किसी और तरह से एनक्रिप्ट कर देगी। वो वहां पर जाता हुआ नंबर शायद कुछ और होगा, पढ़ने लायक नहीं होगा, आप पढ़ भी लेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। एनक्रिप्ट करके भेजती है और वहां से जो डेटा आता है वो एनक्रिप्ट करके वापस मेरे पास आता है। तो एटलीस्ट जो माध्यम है वो थोड़ा सा क्या हुआ, सुरक्षित हो गया। माध्यम तो चलो सुरक्षित हो गया, तो मैंने क्या यूज किया? पहला क्या सीखा मैंने? HTTP के बदले क्या यूज करना चाहिए मुझे? HTTPS। मुझे नहीं यूज करना है, वो साइट जरूर HTTPS वाली होनी चाहिए। कोई भी बैंकिंग साइट आप देखेंगे, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक की साइट आप खोलिए, हमेशा HTTPS से ही शुरू होंगी, वो जो जेन्युइन साइट्स होंगी। दूसरा, जब आप उस साइट पे पहुंचेंगे तो उस साइट पे आपको एक छोटा सा साइड में एक ताले का निशान मिलना चाहिए, ठीक है? और वो किसी के द्वारा प्रमाणित साइट होनी चाहिए कि मैं ये प्रमाणित करता हूं कि ये साइट ठीक है। एक नाम ध्यान रखिएगा, वेरीसाइन। और ऐसे बहुत सारे प्रमाणित करने वाली एजेंसियां हैं, पर एक साइन है वेरीसाइन, जिसको आप समझ सकते हैं, वहां पे देखेंगे लिखा होगा, एक टिक सा बना होगा और वेरीसाइन लिखा होगा। अक्सर साइट्स पे ये वाली कंपनी है जो प्रमाणित कर रही है, और भी कुछ एजेंसियां हैं वर्ल्ड में जो प्रमाणित करती हैं, पर प्रमाणित साइट होनी चाहिए। तो जब आप साइट पे जाएं तो सबसे पहले देखें कि अच्छा ये कुछ प्रमाण दिख रहा है, हाँ ठीक है, एक ताला सा दिख रहा है, हाँ ठीक है। इस साइट पे जब मैं गया तो HTTPS से एड्रेस इसका शुरू होता था, URL जो होता था किससे शुरू होता था? HTTPS से, ठीक है? तो ये हुआ आपकी सुरक्षित इंटरनेट यात्रा। और पर्सनल फायरवॉल और प्राइवेसी लॉ को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। फायरवॉल वो होती है जो सीता ने दी थी अग्नि परीक्षा, ठीक है? क्या है? एक तरह का नहीं, फायरवॉल एक तरह की यूटिलिटी है जो कहती है जब मेरे कंप्यूटर पे अगर मैंने फायरवॉल लगाई है तो प्राइवेट फायरवॉल में लगा सकता हूँ, कह सकता हूँ इसी तरह का प्रोटोकॉल मेरे पास आए, यही वाली 4 साइटें मेरे पास खुले, मैं अपने फायरवॉल में वो सेटिंग कर सकता हूँ कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये वो आग का दरिया आप सेट कर सकते हैं, प्राइवेट फायरवॉल आप सेट कर सकते हैं। अब आप इश्क करें या ना करें वो मैं सिखाने नहीं आया, मैं जो सिखाने आया वो ये कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट फायरवॉल लगा सकते हैं कंप्यूटर में, सो दैट वही इंसान आप तक पहुंचे जो आपके लायक हो, वही डेटा आप तक पहुंचे जो आप चाहते थे, ठीक है? और पर्सनल फायरवॉल और प्राइवेसी लॉ पे अभी हम बात नहीं करेंगे। तो मैं वापस अब इसको समेटने की कोशिश करते हैं जितना हमने सीखा। कुछ लोग हमारे पढ़ाने सो गए, पर कोई बात नहीं, कुछ लोग शायद कहीं खो भी गए, पर वापस लाते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। हमने देखा क्यों करना चाहिए, हमने आपस में बात की कैसे कर सकते हैं। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको चाहिए उसी को मिले। इंटीग्रिटी, जैसा चाहिए था वैसा मिले। अवेलेबिलिटी, जब चाहिए था। ये सुरक्षा का बेसिक नियम है। चीज को सुरक्षित में तभी कहूंगा जब ये तीनों चीजें सही अनुपात में होंगी। क्या क्या खतरे हो सकते हैं? हार्डवेयर फेल हो सकता है, सॉफ्टवेयर में गलती हो सकती है। C कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको चाहिए उसे मिले। इंटीग्रिटी, जैसा था वैसा मिले। अवेलेबिलिटी, जब चाहिए तब मिले।
ये 3 एस्पेक्ट सही अनुपात में चीज को सुरक्षित बनाते हैं। क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हम सब ने आपस में बहुत अच्छे से बात की थी, आप सब ने मुझे बहुत सारी जानकारी इस बारे में दी। हार्डवेयर फेल हो सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर एरर हो सकते हैं, इंसान ने बनाया है तो सॉफ्टवेयर में भी एरर, गलतियां हो सकती हैं, आपने कुछ और चलाया और कुछ और आता है रिजल्ट, ये गलतियां हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर की गलतियां। क्या क्या खतरे हैं, बाहर से कोई आप पे हमला कर सकता है, वायरस का हमला कर सकता है, नेट पे जाएंगे तो आपको ऐसी मेल आ सकती है जो कहती है कि आप अपना बैंक का पासवर्ड प्लीज चेंज कर लीजिए, बहुत दिन हो गए हमने देखा आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया, ये सुरक्षित नहीं है। तो आप गए और उसी लिंक से क्लिक करके चले गए, आपको पता ही नहीं चला वो कौन सी साइट पे ले गया भाई। तो कभी भी ईमेल से किसी साइट पर, ट्रांजैक्शनल साइट पर ना जाइए, ध्यान रखिए, कभी भी ईमेल से किसी ट्रांजैक्शनल साइट पे ना जाइए। ईमेल अगर आती है, कहती है कि यार आपको मैंने देखा है, मैं ICICI से बोल रहा हूँ, आपको देखा है कि आप बहुत दिन से पासवर्ड नहीं चेंज किया है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और जाइए पासवर्ड चेंज कर लीजिए प्लीज, आप बड़े खतरे में हैं। तो आपने अब जो किया है उससे आप बड़े खतरे में, जब क्लिक करके गए हैं तो वो ICICI साइट पे नहीं ले गया है, वो दिखता वैसे ही है वो, पर वो उनकी ओरिजिनल साइट नहीं है। अब जब आप यूजर नेम पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो भाई पीछे से उसको पढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्लीज, किसी भी ईमेल से किसी भी ऐसी साइट पर ना जाइए जो ट्रांजैक्शनल साइट है। दुनिया में बहुत सारी जानकारी वाली साइट्स हैं, ठीक है, उनमें आप जा सकते हैं चीज़ों को लेकर, बट कभी भी ट्रांजैक्शनल साइट पे ऐसे मत जाइए, बेख्याली में मत चले जाइए, ठीक है। वायरस के हमले हो सकते हैं, हमने स्पैमिंग और फिशिंग की बात की, प्लीज वो मेल आगे ना बढ़ाएं जो आपका भला करने वाली है, वो मेल किसी और का बुरा करने वाली है, ठीक है। फिशिंग में भी हमने बात की, किसी मेल को पढ़कर लालच में ना आए। और क्या कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए, बचाने के लिए एक पासवर्ड सस्ता सा रखें, उसको पेपर पे लिख के रख लें, ठीक है। बैकअप कभी ना लें, आपके हार्ड डिस्क को कुछ नहीं होने वाला है, लेना है। ऑटोमेटिक अपडेट्स तब आएंगे जब आपने उस उत्पाद की सही कीमत दी होगी। ये एक जिम्मेदारी है, बैक ऑफ द माइंड रखिए, क्या मैं अपनी लाइफ में जो भी चीजें यूज करता हूँ उसकी सही कीमत दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कहीं उससे उठा के उसको यूज कर ले रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, अब उसको अच्छी बात कैसे बनाना ये आप लोगों पर निर्भर है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करना चाहिए, यानी उसको डिलीट कर देना चाहिए, ओके। इंटरनेट ब्राउज करें तो सावधानी रखें, HTTPS जैसी चीजों का हमने बात की। पर्सनल फायरवॉल वो आग का दरिया है जो डूब के जाना है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के अटेंशन के लिए।